क्या आप लोकतंत्र के खिलाफ हैं? कहाँ है लोकतंत्र? सोचिए एक ऐसा आदमी जिसने कभी चुनाव नहीं लड़ा, कभी कुर्सी पर नहीं बैठा, फिर भी इसके इशारे पर एक पूरा राज्य झुकता था। सड़कों पर उसका नाम सुनते ही भीड़ सन्नाटे में बदल जाती थी। पुलिस कमिश्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक सब उसे नाराज करने से डरते थे। राजनीति उसके दरवाजे पर खड़ी रहती थी। वो बुलाता नहीं था, लेकिन बिना उसकी मंजूरी के कोई नहीं जाता था। और अगर वो किसी से डरे तो सवाल उठता है, आखिर वो कौन है? वो था एक कलाकार, एक विचार, एक तूफान, बाला साहब ठाकरे। यह कहानी है उस शख्स की जो महाराष्ट्र की मिट्टी से निकला, लेकिन वक्त के साथ मराठी अस्मिता का प्रतीक बन गया, जिसके एक शब्द से बुलेटिन बदलते थे और जिसकी चुप्पी भी सत्ता की सांसें रोक देती थी। बीजेपी कहती कि मथुरा और काशी तो मेरे एजेंडा में है ही नहीं। हम लिख देंगे वो एजेंडा, हम लिखेंगे काशी और मथुरा का नाम। 1960 के दशक में महाराष्ट्र की सड़कों पर एक अजीब सा गुस्सा उमड़ रहा था। मराठी लोग अपनी ही जमीन पर पराये बने हुए थे। कारखानों में, दफ्तरों में, दुकानों में, हर जगह गैर मराठी लोगों का कब्जा था। दक्षिण भारत, गुजरात और बिहार से आए लोगों को ऊंचे पद मिलते, मराठियों को सिर्फ छोटे मोटे काम मिलते या बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता। बात सिर्फ रोजगार की नहीं थी, ये आत्मसम्मान की चोट थी। हर कोने से एक ही आवाज उठ रही थी, हम अपने ही घर में गुलाम क्यों हैं? और तभी महाराष्ट्र की खामोश सहमी हुई सड़कों पर एक दुबला पतला लेकिन भीतर से आग से जलता हुआ इंसान उतरा। उसने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, सिर्फ एक नारा उछाला, लुंगी उठाओ, पुंगी बजाओ। ये नारा मजाक नहीं था, ये था वो चिंगारी जो बरसों से मराठी समाज के भीतर सुलग रही थी और अब शोले में बदलने वाली थी। इस एक वाक्य ने हजारों नहीं लाखों मराठियों को सड़कों पर ला खड़ा किया। जहां जहां गैर मराठी समुदाय का वर्चस्व था, वहां अब विरोध शुरू हो गया। हर चौराहा, हर ऑफिस, हर दुकान अब इस संघर्ष का मैदान बन चुका था। मगर यह सिर्फ क्षेत्रीय असंतोष नहीं था, ये एक पहचान की लड़ाई थी। वो लड़ाई जो कहती थी हम अपने ही घर में पराये नहीं बन सकते। और इस पहचान को आवाज देने वाला, इस अस्मिता को नारा देने वाला, इस आंदोलन को चेहरा देने वाला बाला साहब ठाकरे। भीख मांगने से अच्छा गुंडा बन के अपना हक छीनना। संविधान कहता है किसी भी राज्य में सबसे ताकतवर पद मुख्यमंत्री का होता है। सरकारी फैसले, योजनाएं, प्रशासन सब उसी के इशारे पर चलते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एक ऐसा चेहरा उभर चुका था जिसकी मंजूरी के बिना कोई मुख्यमंत्री भी कलम नहीं चला सकता था। वो शख्स न तो सत्ता में था न सरकार में, लेकिन फिर भी उसकी चुप्पी से सियासत कांपती थी और उसकी आवाज से नीतियां बनती बिगड़ती थी। नेता उसके सामने झुकते थे, अफसर उससे सलाह लेते थे और जनता वो उसे शेर कहने लगी थी। पहला हक क्या के मराठी लोगों का है। उसका असली नाम था बाल केशव ठाकरे, लेकिन लोग उसे एक और नाम से जानते थे, बाला साहब ठाकरे। वो कोई राजनेता नहीं था, वो एक लहर था जो जब उठती थी तो पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को बहा ले जाती थी। वो सत्ता के बाहर बैठकर भी सत्ता का सबसे ताकतवर चेहरा था। 20 जनवरी 1926 पुणे की मिट्टी में एक साधारण मराठी बालक ने जन्म लिया। न कोई शाही खानदान, न कोई राजनीतिक विरासत, लेकिन उसकी नसों में एक ऐसी विरासत थी जो शब्दों से नहीं संघर्षों से बनी थी। उसके पिता केशव सीताराम ठाकरे एक विचारशील लेखक, पत्रकार और समाज सेवी थे, जिनकी कलम सिर्फ लिखती नहीं थी, जागती थी, जगाती थी। उनका एक ही सपना था, मराठी समाज को उसका सम्मान, उसका स्थान और उसका स्वाभिमान लौटाना। बाला साहब ने अपने बचपन में देखा कि कैसे उनके पिता हर लेख, हर भाषण, हर सभा में मराठी अस्मिता की मशाल जलाते थे। उनके शब्द बाला साहब के बाल मन में बीज की तरह उतरते चले गए। धीरे धीरे एक विचार, फिर एक दृष्टिकोण और अंततः एक आंदोलन बन गया। वो बालक जो कभी छत्रपति शिवाजी की कहानियां सुनता था, एक दिन खुद मराठी मानुष का रक्षक कहलाएगा, बाला साहब ठाकरे। बचपन से ही बाला साहब की उंगलियां सिर्फ पेंसिल नहीं चलाती थी, वो एक भावना को आकार देती थी। उन्हें चित्रों से बातें करने का हुनर आता था। उनका यही हुनर उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्रतिष्ठित अखबार तक ले गया, जहां उनके बनाए कार्टून छपने लगे। लेकिन ये कार्टून आम हास्य चित्र नहीं थे। उनकी हर रेखा में एक कराह थी, हर फ्रेम में महाराष्ट्र की अनदेखी पीड़ा बसती थी। जहां बाकी लोग सिर्फ मुस्कान देखते थे, बाला साहब उस मुस्कान के पीछे छुपा एक दबा हुआ गुस्सा उकेरते थे।
उनके चित्र मराठी समाज की अस्मिता पर हुए हमले का सजीव दस्तावेज बन चुके थे। लेकिन समय के साथ एक सच्चाई सामने आई। इन रेखाओं से भावना जग सकती है, लेकिन व्यवस्था की जड़ें नहीं हिलती। और तभी उन्होंने वो फैसला लिया जो इतिहास की दिशा बदल देगा। अब हथियार होंगी आवाज, अब जरिया होगा आंदोलन। अब बाला साहब कार्टून नहीं बनाएंगे, अब वो सिर्फ लकीर नहीं खींचेंगे, लकीर पार करेंगे। बेलगांव कारवार सहित संयुक्त महाराष्ट्र होना ही चाहिए। 1966 में महाराष्ट्र की राजनीति जमीन पर एक ऐसा बीज बोया गया जिसने आने वाले दशकों की राजनीति की दिशा ही बदल दी। इस बीज का नाम था शिवसेना। लेकिन यह नाम महज एक संगठन नहीं था, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साहस और स्वाभिमान को दी गई एक जीवंत श्रद्धांजलि थी। शिवसेना की स्थापना एक सपने के साथ हुई थी कि मराठी मानुस को उनकी पहचान, उनका हक और उसका सम्मान फिर से दिलाया जाए। बाला साहब ठाकरे ने इस मंच से सिर्फ भाषण नहीं दिया, उन्होंने मराठी अस्मिता को आवाज दी। पहली ही रैली में हजारों नहीं लाखों लोग उमड़ पड़े, क्योंकि पहली बार किसी ने मंच से ये कहने की हिम्मत दिखाई, ये जमीन हमारी है और इसका पहला हक भी हमारा है। इस वाक्य ने शिवसेना को पार्टी नहीं रहने दिया, ये एक आंदोलन बन गया। एक ज्वालामुखी जो मराठी आत्मा में वर्षों से दबा हुआ था, अब फूट पड़ा था। अब यह कोई राजनीतिक प्रयास नहीं था, यह गौरव की वापसी का ऐलान था। वक्त बदला, पर एक चीज धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में जड़ें जमाने लगी, शिवसेना। अब यह नाम किसी पोस्टर या बैनर तक सीमित नहीं था, यह मराठी समाज की आत्मा की आवाज बन चुका था। हर गली, हर चौराहा, हर चौल में शिवसेना के भगवे झंडे लहराने लगे थे। कभी जो मराठी युवक खुद को अपनी ही जमीन पर पराया महसूस करता था, अब उसे लगा हमारे पास भी कोई है जो हमारे लिए खड़ा है। बाला साहब अब किसी राजनेता की तरह नहीं देखे जाते, वो एक अभिभावक बन चुके थे जो महाराष्ट्र के हर बेटे बेटी के लिए ढाल बनकर खड़े रहते थे। चौलों की बैठक हो या कॉलेज का कैंपस, अब कोई असाही नहीं था। शिवसेना ने सिर्फ नारे नहीं दिए, उसने लोगों को भी वो आत्मविश्वास दिया जो दशकों से कहीं खो गया था। ये सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये भावना थी। एक ऐसा प्रतिनिधित्व जो सिर्फ वादे नहीं करता था, बल्कि जरूरत पड़ने पर लाठी खाकर भी साथ खड़ा होता था। बाला साहब की आवाज अब सिर्फ माइक और मंच तक सीमित नहीं रही थी, अब वो आवाज सड़कों पर उतर चुकी थी। हर नुक्कड़, हर चौराहे पर शिवसेना के नारों की गूंज थी। शिवसैनिक अब किसी राजनीतिक पार्टी के सिर्फ कार्यकर्ता नहीं थे, वो एक विचारधारा के सिपाही बन चुके थे। जहां कहीं भी किसी मराठी व्यक्ति को अपमान का सामना करना पड़ता, जहां कहीं उसके हक को नजरअंदाज किया जाता, वहां बाला साहब की सेना हाजिर होती, सवाल करती, विरोध करती और जरूरत पड़ती तो व्यवस्था को हिला देती। दफ्तरों में जहां मराठियों को नौकरी से वंचित किया जाता, दुकानों में जहां उनकी भाषा या पहचान का मजाक उड़ाया जाता, कॉलेजों में जहां उनकी संस्कृति को पीछे किया जाता, वहीं से बदलाव की चिंगारी फूटी। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, अब मराठी समाज चुप नहीं बैठेगा। अब हर अन्याय के सामने एक आवाज खड़ी होगी और वो आवाज होगी जय महाराष्ट्र। मैं अगर अकेला भी रह गया ना, तो लाखों लोगों को इकट्ठा करने की ताकत आज जगदम्बे ने मुझे दी है। सरकारें आती रहीं, सत्ता की कुर्सियां बदली, चेहरे बदलते गए, लेकिन एक नाम ऐसा था जो कभी झुका नहीं, बाला साहब ठाकरे। वो कोई पद नहीं थे, वो एक प्रतीक थे। कई बार सत्ता ने शिवसेना को कुचलने की कोशिश की, एफआईआर दर्ज हुई, जांच बैठी, वारंट जारी हुए, यहां तक कि गिरफ्तारियों की धमकी भी दी गई। लेकिन बात जब बाला साहब तक पहुंचती तो सत्ता की हिम्मत लड़खड़ा जाती। जब भी उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश हुई, मुंबई धधक उठी, सड़कों पर टायर जलने लगे, गाड़ियों में आग लगने लगी और भीड़ एक ही बात कहती, ये सिर्फ नेता नहीं, हमारी आवाज है। उनकी गिरफ्तारी का मतलब था आम जनता की आत्मा को चोट। नतीजा, हर बार सरकार को झुकना पड़ा और बाला साहब फिर से आजाद हुए, पहले से ज्यादा ताकतवर होकर। क्योंकि कुछ लोग कानून से नहीं, जनता के विश्वास से सुरक्षित रहते हैं, और बाला साहब उसी भरोसे की बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर चलते थे। 1992 अयोध्या। राम जन्मभूमि पर बनी बाबरी मस्जिद को गिराए जाने की घटना ने पूरे देश को भीतर तक हिला दिया। सड़कों से लेकर संसद तक, न्यूज चैनल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय अखबारों तक बस एक ही चर्चा थी, ये सब किसने किया। राजनीतिक गलियारों में उंगलियां उठने लगी और वो उंगलियां सीधे शिवसेना की ओर इशारा कर रही थीं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, मस्जिद ढहाने में सबसे आगे शिवसेना के कार्यकर्ता थे। मीडिया ने जैसे घेरा डाल लिया,
और फिर सबकी निगाहें टिक गईं उस एक व्यक्ति पर, बाला साहब ठाकरे। जब उनसे पूछा गया, क्या आपकी शिवसेना इसमें शामिल थी, तो बाला साहब ने किसी नेता की तरह बचाव नहीं किया, बल्कि मुस्कुराते हुए बोले, हां किया, और मुझे गर्व है, मेरा सिर्फ हाथ नहीं पैर भी था इसमें। जब बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है? हाथ में पांव रहता है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये निडर राष्ट्रवाद की घोषणा थी, एक ऐसी विचारधारा की उद्घोषणा जो अपने फैसले के लिए छिपती नहीं, खड़ी होकर जिम्मेदारी लेती है। इस एक वाक्य ने उनके समर्थकों के भीतर गर्व, जोश और एक अडिग विश्वास की लहर दौड़ा दी। अब वे मंच पर अपने विश्वास को लेकर झिझकते नहीं थे, बल्कि सीना तान कर कहते थे, हम वही हैं जिनकी पहचान विचारों से है और जिनका नेतृत्व ठाकरे करते हैं। 1990 कश्मीर घाटी एक बार फिर डर के साए में थी। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने चेतावनी दी, अमरनाथ यात्रा बंद करो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। देश की राजनीति में जैसे ठहराव आ गया, बयानबाजी थम गई, नेता मौन हो गए और सुरक्षा एजेंसियां असमंजस में थीं। लेकिन उस सन्नाटे को तोड़ा एक बुलंद आवाज ने। वो आवाज आई मुंबई से, बाला साहब ठाकरे की आवाज। उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, जहां से हर उड़ान जाती है वो मुंबई है, और मुंबई से भी इतना दम है कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं। यह कोई महज बयान नहीं था, यह आतंकवाद को सीधी चुनौती थी और साथ ही एक भरोसा था आम जनता को कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। परिणाम, जिस यात्रा को देश की सरकारें बंद करने पर विचार कर रही थीं, वो यात्रा अगले ही दिन फिर से शुरू हुई, क्योंकि जब बाला साहब बोलते थे तो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं पूरा देश सुनता था और सुनकर उठ खड़ा होता था। एक वक्त था जब मीडिया खुद को निष्पक्ष कहता था, लेकिन भीतर से हिल चुका था। हर पत्रकार जानता था बाला साहब का नाम लेना, उनके बारे में खुलकर बोलना मतलब था कहीं सत्ता या किसी कॉर्पोरेट घराने की नाराजगी मोल लेना। टीवी स्टूडियो में उनके नाम पर खामोशी छा जाती, लेखों में उनका जिक्र आधे अधूरे वाक्यों में होता। लेकिन वहीं आम आदमी की दुनिया बिल्कुल अलग थी। घर की दीवारों पर पोस्टर लगते थे, जय महाराष्ट्र, ठाकरे साहब अमर रहें, और चोलों की दीवारों पर उनके भाषणों की पंक्तियां लिखी जाती थीं। शहर का हर रिक्शा, हर दुकान, हर ऑटो जैसे कह रहा हो, यह सिर्फ नेता नहीं, यह हमारे स्वाभिमान की आवाज है। जनता ने कभी उन्हें वोट की परिभाषा से नहीं तोला। उनके लिए बाला साहब नेता नहीं, प्रेरणा थे। लोगों की नजरों में वो छत्रपति शिवाजी महाराज की आधुनिक छाया बन चुके थे। वो अब इंसान नहीं रहे थे, एक आंदोलन बन चुके थे, एक विचारधारा जो किसी पोस्टर में नहीं बल्कि हर मराठी दिल में बस चुकी थी। सामान्यतः लोकतंत्र में सत्ता की ऊंचाई का रास्ता चुनावी जीत से होकर गुजरता है, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने इस परिभाषा को ही खारिज कर दिया था। न कभी विधायक बने, न सांसद, न ही किसी मंत्रालय की कुर्सी की लालच दिखाई। उनका कोई नाम वोटिंग मशीनों में नहीं था, लेकिन उनका नाम हर नेता की रणनीति में शामिल होता था। विधानसभा में भले ही उनका कोई स्थान नहीं था, लेकिन निर्णय वहीं से निकलते थे जहां वो बैठते थे, मातोश्री। वो साधारण सा बंगला महाराष्ट्र की सबसे असाधारण राजनीतिक शक्ति बन चुका था। कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी मंत्री जब तक मातोश्री से हरी झंडी न मिले कोई बड़ा निर्णय नहीं लेता था। और बाला साहब वहां किसी शासक की तरह नहीं, बल्कि एक संरक्षक, एक मार्गदर्शक, एक वैचारिक ध्रुवतारा की तरह विराजमान रहते थे, जो सत्ता नहीं चाहता था बल्कि सत्ता को दिशा देना चाहता था। मुंबई की हलचल हो या नागपुर की राजनीतिक बहस, ठाणे की गलियां हो या पुणे के कॉलेज, हर जगह एक झंडा हवा में शान से लहराता था। शिवसेना का भगवा झंडा। हर चौक पर, हर पान की दुकान के पास, हर रेलवे स्टेशन के बाहर कोई ना कोई शिवसैनिक खड़ा दिखता था। ये सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे, ये उस विचारधारा के कवच थे जो बाला साहब ने बोई थी। धीरे धीरे शिवसेना एक पार्टी नहीं रही, वो एक राजनीतिक और सामाजिक साम्राज्य बन चुकी थी। सिर्फ वोट मांगने वाली ताकत नहीं, एक ऐसी शक्ति जो तय करती थी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जो भी पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में पैर जमाना चाहती थी, उसे एक बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती, ठाकरे को साधे बिना महाराष्ट्र को जीता नहीं जा सकता। फिर चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई नई उभरती ताकत, हर किसी को एक दिन मातोश्री की सीढ़ियां चढ़नी ही पड़ती थी, क्योंकि वहीं बैठा था वो शेर जो सत्ता के रास्तों को तय करता था बिना खुद कभी सत्ता में आए। शिवसेना की नींव जिन शब्दों में रखी गई थी, उनमें से एक था विरोध, और सबसे तीखा विरोध था कांग्रेस के खिलाफ।
बाला साहब हर मंच से बेबाकी से कहते थे, हम कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। यह कोई चुनावी जुमला नहीं था, बल्कि उनकी विचारधारा की धधकती लकीर थी। उनके लिए कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने मराठी अस्मिता को दबाने की कोशिश की थी। मगर राजनीति स्थायी नहीं होती। वक्त की जरूरतें, सत्ता के समीकरण और बदलते नेतृत्व ने शिवसेना को नई राह पर मोड़ दिया। जिस कांग्रेस के खिलाफ दशकों तक झंडा उठाया गया था, आज उसी कांग्रेस के साथ शिवसेना की गठबंधन सरकार है। सवाल यही है, क्या ये राजनीति की मजबूरी है या फिर विचारधारा की पराजय? इतिहास इस पर चुप रहेगा, लेकिन लोकतंत्र में एक ही आवाज निर्णायक होती है, जनता की। एक दौर ऐसा भी था जब हर कोई कहता था, अगर बाला साहब की आवाज गूंजेगी तो वो राज ठाकरे के जरिए गूंजेगी। तेज तर्रार अंदाज, आंखों में आत्मविश्वास और भाषणों में वही गरज जो कभी उनके चाचा बाला साहब की पहचान हुआ करती थी। लोगों को लगता था यही होंगे अगले ठाकरे, अगले साहेब। लेकिन राजनीति भावनाओं से नहीं, फैसलों से चलती है। और जब बाला साहब ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित किया तो रिश्तों की नींव में पहली दरार पड़ी। राज ठाकरे को यह फैसला स्वीकार नहीं हुआ। नतीजा विद्रोह, और इसी विद्रोह से जन्मी एक नई पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS। अब मराठी राजनीति में दो चेहरों की टक्कर थी, दो नेता, दो भाषण, दो झंडे, लेकिन एक ही विरासत। जनता भ्रम में थी, भावुक भी थी, लेकिन दिल के एक कोने में एक नाम अब भी अटल था, बाला साहब ठाकरे। वही इंसान जिसने शिवसेना को जन्म दिया और मराठी स्वाभिमान को पहचान। 17 नवंबर 2012 तारीख वही थी, लेकिन मुंबई वैसी नहीं रही। एक ऐसा शहर जो कभी नहीं रुकता, उस दिन ठहर गया था। न लोकल ट्रेनें दौड़ी, न गाड़ियां चली, न ही भीड़ ने धक्का मुक्की की। हर सड़क, हर मोड़, हर चौराहा जैसे किसी अनदेखी कमी को महसूस कर रहा था। और वो तलाश जा पहुंची मातोश्री के बाहर, जहां एक सन्नाटा बता रहा था, बाला साहब ठाकरे अब नहीं रहे। ये सिर्फ एक नेता की मौत नहीं थी, ये उस आत्मा का जाना था जिसने महाराष्ट्र को उसकी पहचान दी थी। मुंबई एक सैनिक छावनी में बदल गई थी, लेकिन वहां कोई हथियार नहीं थे, सिर्फ आंसू, मौन और हाथ जोड़ने वाले लाखों लोग थे। लोगों की आंखों में नमी थी, होठ कांप रहे थे और दिल से बस एक ही शब्द निकल रहा था, धन्यवाद साहेब, आपने हमें आवाज दी थी। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में 21 तोपों की सलामी सिर्फ 2 लोगों को मिलती है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को। यह सलामी सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं, पूरे राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक होती है। लेकिन 2012 में एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने इस परंपरा को एक नई परिभाषा दे दी। बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने न कभी मंत्री पद संभाला, न कोई चुनाव लड़ा, न संसद की सीढ़ियां चढ़ी, फिर भी उन्हें दी गई 21 तोपों की सलामी। क्योंकि यह सलामी किसी पद के लिए नहीं थी, यह उनके व्यक्तित्व को दी गई थी। एक ऐसे व्यक्तित्व को जिसने कुर्सी के बिना राज किया, संसद के बिना फैसले सुनाए और जनता के दिलों में अपना साम्राज्य खड़ा किया। उनका शासन आज भी जिंदा है, हर उस मराठी के सीने में जो सीना तान कर कहता है, माझा अभिमान आहे, मी मराठी आहे। मुंबई के बांद्रा की भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक ऐसा बंगला खड़ा था जो बाहर से जितना साधारण दिखता था, भीतर से उतना ही असाधारण था, मातोश्री। यह कोई राजभवन नहीं था, ना ही कोई सरकारी दफ्तर, लेकिन पूरे महाराष्ट्र की राजनीति वहीं से दिशा पाती थी। यहां से न तो सरकारी नोटिस निकलते थे, न ही कोई विधायी आदेश, लेकिन जब बाला साहब की आवाज इस घर से निकलती थी तो मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक की सोच बदल जाती थी। बड़े बड़े नेता जिनके पास सुरक्षा की गाड़ियां और सत्ता की ताकत थी, वो इसी दरवाजे के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते थे, क्योंकि उन्हें पता था मातोश्री में बैठा इंसान सिर्फ सलाह नहीं देता, वो फैसला करता है। यह बंगला उस शख्स की सोच और शक्ति का प्रतीक बन चुका था जिसने बिना किसी पद के महाराष्ट्र की सत्ता को अपनी मुट्ठी में कसकर रखा था। बाला साहब अब भले ही इस दुनिया में नहीं है, उनकी आवाज अब किसी मंच से नहीं गूंजती, ना ही उनके कदम किसी रैली का नेतृत्व करते हैं, लेकिन वो अब भी हर जगह मौजूद हैं, एक विचार बनकर, एक आत्मा बनकर, एक चेतना बनकर। उनका संघर्ष अब भी हर उस शिवसैनिक की सांसों में जिंदा है जो आज भी मराठी मानुस के अधिकार के लिए खड़ा होता है। चाहे शिवसेना ने आज किस राह को चुना हो, लेकिन उस पार्टी की रगों में जो खून दौड़ता है वो बाला साहब के विचारों से ही गर्म है।
उनके दिए हुए नारे आज भी महाराष्ट्र की गलियों में लहराते हैं। कुछ लोग जाते हैं और भुला दिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा बीज बो जाते हैं जो समय बीतने के साथ वट वृक्ष बन जाते हैं। बाला साहब ठाकरे अब एक नाम नहीं, एक जीवित विचार है जो न समय से हारे न सत्ता से। वक्त ने करवट ली, सत्ता के सिंहासन पर नए चेहरे आए, नई गठबंधनों की तस्वीर बनी, लेकिन एक सवाल ऐसा था जो हर सरकार, हर गठबंधन, हर फैसले के ऊपर खड़ा रहा। बाला साहब की असली विरासत किसके पास है? उद्धव ठाकरे ने पिता की पार्टी की बागडोर संभाली, उन्हें बाला साहब का उत्तराधिकारी कहा गया। मगर दूसरी ओर राज ठाकरे ने अपने लिए एक नई राह बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जरिए। एक तरफ भावनात्मक रिश्ता था, दूसरी ओर वैचारिक विरासत का दावा। नतीजा यह हुआ कि शिवसेना बार बार उलझती रही, कभी विचारधारा की असलियत पर, कभी वफादारी की परख पर। लेकिन इस सियासी धुंध के बीच एक बात आज भी बिल्कुल स्पष्ट है, शिवसेना की आत्मा अब भी वही है जहां बाला साहब ने उसे छोड़ा था, अपने विचारों में, अपने शब्दों में, अपने सपनों में। 2022 में जैसे महाराष्ट्र की राजनीति का दिल चीर दिया गया, शिवसेना जो दशकों से मराठी स्वाभिमान की सबसे बुलंद आवाज रही थी, वो खुद दो हिस्सों में बट गई। एक ओर उद्धव ठाकरे जिनकी रगों में बाला साहब का खून बहता है, और दूसरी ओर एकनाथ शिंदे जो कभी उसी शिवसेना के सिपाही थे, लेकिन अब खुद को असली वारिस कहने लगे थे। महाराष्ट्र ने यह दरार देखी, महसूस की और भीतर से हिल गया। सड़कों पर चर्चा थी, यह लड़ाई विचारधारा की है या कुर्सी की? क्या बाला साहब का सपना अब गठबंधन और सत्ता की गणनाओं में खो गया? लोग कंफ्यूज थे, आहत थे और कहीं ना कहीं खुद को ठगा हुआ भी महसूस कर रहे थे, क्योंकि ठाकरे नाम सिर्फ एक परिवार नहीं था, वो भरोसे की एक छाया थी, और अब वही छाया राजनीतिक लड़ाई में धुंधली पड़ रही थी। नेता आते हैं, जाते हैं, कुर्सियां बदलती हैं, झंडे पलटते हैं, लेकिन कुछ नाम इतिहास में पत्थर की तरह गड़ जाते हैं। बाला साहब ठाकरे सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक विचारधारा थे, एक युग थे जिसने मराठियों को आवाज दी, पहचान दी और आत्मगौरव लौटाया। उनका हर शब्द किसी भी आज भाषण में नहीं, बल्कि लाखों मराठी दिलों की धड़कन में गूंजता है। शेर मरा नहीं करता, बाला साहब भले ही अब हमारे बीच न हो, लेकिन जब भी कोई मराठी बच्चा गर्व से कहता है माझा अभिमान आहे, मी मराठी आहे, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं बाला साहब मुस्कुरा रहे होते हैं। उन्होंने जो लड़ाई शुरू की थी वो आज भी जारी है, और जब तक इस मिट्टी में मराठी खून बहता रहेगा, तब तक बाला साहब ठाकरे अमर रहेंगे। वो चला गया, न कोई भाषण, न कोई अलविदा, बस एक दिन खबर आई, महाराष्ट्र का शेर अब नहीं रहा। मुंबई उस दिन उसकी रफ्तार थम गई, लोकल ट्रेनें रुक गईं, चौल की खामोशियों में सिसकियां गूंजने लगी। लाखों लोग एक ही मंजिल पर जा रहे थे, उसे आखिरी सलाम देने। 21 तोपों की सलामी, न राष्ट्रपति न प्रधानमंत्री, फिर भी यह सम्मान। क्यों? क्योंकि यह आदमी कुर्सी से नहीं, दिलों से राज करता था। आज जब आप किसी मराठी युवक को आत्मविश्वास से कहते सुनते हैं मी मराठी आहे, तो समझ जाइए बाला साहब कहीं ना कहीं अब भी जिंदा है। वो मर नहीं सकते, क्योंकि विचार मरते नहीं, और बाला साहब एक विचार थे। अगर आपने इस कहानी में उस आवाज को महसूस किया है जिसने महाराष्ट्र को जगाया, तो इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए जो मराठी होने का गर्व महसूस करते हैं।